Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So we are at exercise number 10.2. Exercise 10.1, sorry. कहाँ 10.2? 10.1 ही नहीं हो रही हमारी, बड़ी मुश्किल से 5 क्वेश्चन हो पाए हैं एंड पार्ट 2 पे ही अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। 1 to 5 ही कर पाए हम अभी। सो द टॉपिक नेम इज स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस के बारे में जो 6-7 चीजें थी वो सारी एक्सरसाइज में कवर हो रही हैं। 6-7 चीजें कौन कौन सी थी क्विकली रिकॉल। अब आप आते ही 2-2 3-3 दिन के गैप में हो, फिर से रिकॉल करना पड़ता है। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये तो लास्ट ईयर रिवीजन रहे, चलेगा ही चलेगा। उसके बाद स्लोप, स्लोप 2 तरीके से निकालना। देन हाँ tan थीटा और y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1, वो तो ठीक है, स्लोप निकालना। आगे कॉन्सेप्ट बताओ ना। परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस एंड पैरेललिज्म ऑफ टू लाइंस यूजिंग स्लोप्स। नेक्स्ट, कोलिनियरिटी ऑफ 3 और मोर पॉइंट्स दैट आल्सो यूजिंग स्लोप्स। आगे बस ठीक है, तो ये सब इसमें कवर हमको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट this are the vertices of a right angle triangle. So मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्विकली आई विल ड्रॉ a right angle triangle, not in coordinate geometry but in Euclidean geometry. डिफरेंस पता है दोनों में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री का मतलब बोलो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब 2D प्लेन बना के करना, एंड विदाउट 2D प्लेन बना के ऐसे ही कर देना, दैट इज यूक्लिडियन ज्योमेट्री। तो हमको ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, यूक्लिडियन ज्योमेट्री से काम हो जाएगा। ए बी सी ले लेता हूं मैं इसको। अब प्रॉब्लम यह है कि अभी तक मुझे पता नहीं है कि ए इसको रखना चाहिए, बी इसको रखना चाहिए, सी इसको रखना चाहिए। तो जैसा मेरे को समझ आ रहा है वैसे तो अभी मैं रख देता हूँ। ए को रख देते हैं 4,4, बी को रख देते हैं 3,5 एंड सी को रख देते हैं हम -1, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पर आपको एक शर्त है कि आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज करोगे। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना अलाउड होता तो कैसे करते वो भी बताओ। तीनों साइड्स निकाल लेते और किसी भी दो का स्क्वायर अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर मिलता तो ये राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव हो जाता। और इस ये वाला क्वेश्चन हमने 10th में भी किया है, 10.2 एक्सरसाइज, 10.1 एक्सरसाइज में, लेकिन वहां पे पाइथागोरस थ्योरम स्ट्रिक्टली यूज करके ही किया है। अब पाइथागोरस थ्योरम विदाउट यूजिंग करना है आपको, तो क्या करें? पाइथागोरस क्या, कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी में तो 3 पॉइंट्स एक लाइन पे आते हैं। क्या ये 3 पॉइंट्स एक लाइन पे आ रहे हैं? आगे बोलो। इन क्वेश्चंस में और इस चैप्टर की खास बात है, क्वेश्चन पढ़ के आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है वो सोचना बड़ी बात है। कॉन्सेप्ट क्या लगाना है वो सोच लिया तो आगे कॉन्सेप्ट तो बड़ा इजीली लग जाता है। क्या लगाना है वो सोचना बड़ी बात। परपेंडिकुलरिटी, यस परपेंडिकुलरिटी। हम क्या करेंगे, यूजिंग स्लोप्स हम 3 लाइंस का स्लोप निकाल लेंगे, लाइन ए बी, लाइन बी सी, लाइन ए सी। ठीक है, आप कहोगे सर लाइन का निकलता है, लाइन सेगमेंट का थोड़ा निकलता है। लाइन सेगमेंट इज ऑल्सो लाइन, है ना। सो लाइन ए बी का भी हम स्लोप निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि लाइन एल, लाइन एम, लाइन एन ऐसे ही मिले हमको। ठीक है, सो तीनों लाइंस का हम क्या निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। एक बार हमने तीनों लाइंस का स्लोप निकाल लिया, उनमें से किसी भी 2 लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 है तो वो 2 लाइंस परपेंडिकुलर है। अगर एक भी परपेंडिकुलर केस मिल गया तो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, और एक ही मिलेगा, एक से ज्यादा तो मिलेगा नहीं। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि एक 2D प्लेन पे हम एक ट्राइंगल बनाएं तो उसमें 2 साइड्स के बीच में 90 डिग्री का रिलेशन निकले। ऐसा हो सकता है, पर अगर 2D की जगह 3D में हो हम लोग, अगर 2D की जगह अगर हम 3D में हो तो ऐसा हो सकता है कि दो के बीच में 90 डिग्री का कनेक्शन मिले। सोच सकते हो कैसे? नहीं सोच पा रहे? 3D स्टार्टिंग में भी स्कूल में देखो, ये लाइन देखो, लेट दिस बी ए लाइन या एक्स एक्सिस मान लो इसको, है ना। लेट दिस बी वाई एक्सिस, लेट दिस बी जेड एक्सिस। इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का कनेक्शन है। देखो, इसके बीच में 90, इसके बीच में 90, इसके तो 3D के अंदर इट इज पॉसिबल, बट विदाउट इट इज कॉल्ड स्क्यू लाइंस। अभी आएगा ना हमारे, तो 2D में पॉसिबल नहीं है। 2D में तो एक ही 90 डिग्री कनेक्शन पॉसिबल है, वही हमको निकालना है किस किस के बीच में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्विकली फाइंड द स्लोप। ठीक है, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा, लेट द vertices of triangle ABCB be A 4,4, B 3,5 एंड C -1, क्योंकि ये बुक में नहीं गिवन है, हमने लिया। नाउ स्लोप निकालते हैं। नाउ
स्लोप ऑफ लाइन ए बी, या स्लोप ऑफ ए बी लिख दो सीधी, स्लोप ऑफ ए बी। क्या क्या फॉर्मूला लगेगा, 2 पॉइंट्स गिवन है तो स्लोप कैसे निकालते हैं? उसमें x1 y1 और y2, x1 y1 और x2 y2 लोगे किस किस को? तो ए बी के कोऑर्डिनेट्स में से इसको x1 y1, इसको x2 y2, या इसको x1 y1, इसको x2 y2, किसी को भी ले लें। वैसे तो किसी को भी ले लें, डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट फिर भी लॉजिक से ये चलेंगे कि पहला वाला इनिशियल तो रहेगा x1 y1 और बाद वाला टर्मिनल रहेगा x2 y2, तो b माइनस ए होगा। क्या होगा? b माइनस ए। सो एक बार के लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे, एक बार तो लिखना पड़ेगा। सो y2 - y1 करूंगा तो 5 - 4 डिवाइडेड बाय 3 - 4, ऐसे करेंगे। 5 - 4 डिवाइडेड बाय 3 - 4 गिव्स मी 1 डिवाइडेड बाय -1, यानी कि -1। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। एंड स्लोप ऑफ ए बी के बाद आइए स्लोप ऑफ बी सी। अब फॉर्मूला ना लिख के सीधे ही कर दो y2 - y1, दैट मीन्स कैसे देखो, -1 -5 और -1 - 3, -1 - 5 -1 - 3, तो -1 - 5 is -6, -1 - 3 is -4, it gives me 3/2. Okay, and slope of AC. तो अगेन विदाउट टेकिंग फॉर्मूला डायरेक्ट करो AC। सो क्या करेंगे देखो, -1 - 4 एंड -1 - 4, 2 बार -1 - 4 तो 1 आ जाएगा ना। -1 - 4 -1 - 4 गिव्स मी -5/-5 विच गिव्स मी 1। अब ध्यान से देखो, इनमें 3 केस बन सकते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करो, इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करो, इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करो। तो पहले और आखिरी का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, तो हो गया काम हमारा। तो मैं क्या लिख दूंगा, हेयर। एक और चीज, एक और काम करो, स्लोप ऑफ ए बी को ले लो, दैट इज m1, दैट इज m2। 3 स्लोप्स हैं तो m1 m2 m2, स्लोप को हमेशा m लेटर से डिनोट कराते हैं। तो हेयर ऑन एनालिसिस वी गेट, ऑन एनालाइजिंग m1 m2 m3, तीनों को एनालाइज करके हमको क्या मिला, वी गेट m1 इंटू m3, m1 इंटू m3, यानी कि -1 × 1 गिव्स मी -। ठीक है, तो अगर m1 इंटू m3 -1 है, m1 क्या था बताओ, m1 क्या था, m1 क्या था, स्लोप ऑफ ए बी। m1 ए बी था, ऐसे कैसे कह सकते हैं हम, m1 ए बी था। m1 क्या था, m1 इज ए वैल्यू, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, एक वैल्यू और लाइन सेगमेंट इक्वल हो सकते हैं क्या? स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाय m3 क्या था, स्लोप ऑफ ए सी, इट गिव्स मी -1। तो अगर दो लाइन सेगमेंट्स या दो लाइंस का स्लोप अगर का प्रोडक्ट अगर -1 है, तो इट रियली implies that these two lines are perpendicular to each other, that means AB perpendicular to AC, that means AB perpendicular to AC। अब AB perpendicular to AC है, which implies that angle BAC equal to 90 डिग्री, क्योंकि ए कॉमन आ गया ना, तो ए पे 90 डिग्री बनेगा, यानी कि हमने फिगर गलत बनाया। ठीक है, तो which implies that hence we can say that hence triangle ABC is a right angle triangle, proved। proved। ओके, समझ आया। स्लोप एक बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बहुत ज्यादा बड़ा हथियार है, इसको अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब सुनो, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं ना, उल्टा इससे लेट निकलता, 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला निकलता, फिर a² + b² + c² वाले उससे पाइथागोरस थ्योरम, उसमें भी 3 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर है या नहीं है, इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर है या नहीं है, या इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो स्लोप से इजीली। अच्छा, इस फिगर को करेक्ट करो फिर, 90 डिग्री तो ए पे बन रहा है, 90 डिग्री किस पे बन रहा है, ए पे। तो ए यहाँ लो, ए के कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ लो, 4,4, और उसको बी और सी डालो, तो बी यानी कि 3,5, सी यानी कि -1,1। ठीक है, फिर इसका उपचार क्या है सर? उसका उपचार यही है कि फिगर बना के एबीसी हाल फिलहाल मार्क मत करो, पहले सॉल्व करो, उसके बाद लास्ट में जाके इसको मार्क करो, अदरवाइज फिगर बनाओ मत। पर फिगर नहीं बनाते तो हमको खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता।
ठीक है, तो ये सारी चीज अप्लाई करनी है। ये फेयर है कि रफ है? ये फेयर है। सो व्हाई आर यू ड्राइंग फिगर्स विद पेन? इज इट अलाउड इन योर एग्जाम्स? नो। तो जब एग्जाम में अलाउड नहीं है तो जो हम क्लास में करते हैं बेटा वो एग्जाम में करते हैं। और जब हम क्लास में पेन से करेंगे, एग्जाम में हम पेंसिल से करेंगे, तो होगा क्या सर? क्लास में तो क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, एग्जाम में पता नहीं क्यों नहीं होते, एग्जाम में लेट क्यों होते हैं? टाइम नहीं बचता, क्योंकि ऑब्वियसली पेंसिल से टाइम लगेगा। तो प्रैक्टिस वही करो जो एग्जाम में करनी है। चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ व्हाट? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये वाई की जगह एक्स दे देता तो उसका क्या जाता? उसका कुछ नहीं जाता, और हम 10 30 लिख के आंसर 1/√3 लिखाते। बट इतना इजी क्वेश्चन वो 7वें नंबर पे क्यों देगा? देना होगा तो पहले नंबर पे देगा। तो ऑब्वियसली कुछ तो राज है। तो अपने को ये सोचना है कि जो लाइन वाई एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाती है वो एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल? 120। ठीक है ना, ये लॉजिक अपने को सोचना, क्योंकि 90 जुड़ जाएगा। ठीक है। सो इसके लिए, इसको समझने के लिए एक बार के लिए 2D प्लेन बनाएंगे, और 110 120 निकालना है आपको, दैट मीन्स, है ना। ठीक है। सो एक लाइन है जो वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है? 30 डिग्री। तो अंदाजे से वो लाइन मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ, ये 30 डिग्री है। ये एंगल क्या है? 30 डिग्री। तो अब वो पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस यही होगी। अच्छा ये भी सोचो, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस कौन सी होगी? यहाँ पे कट लगा है तो ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। और फिर मेथड एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एज से, सारी बातें सोचनी है ना। सो पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस मेथड एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एरो लगाना, आप एरो एरो लगाने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज 30 डिग्री। लेकिन आपको तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ मेथड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है, ये 90 है ही सही, 90 + 30 क्या हो गया? ये टोटल एंगल विल बी 120। ठीक है, ठीक है ना। और लाइन का नाम हम ले लेते हैं एल। ठीक है। जो है एंगल मेड बाय लाइन एल, एंगल मेड बाय line L with the positive direction of y axis पूरी लाइन छाप दो as it is, measured anti clockwise, measured anti clockwise equal to 30 degree given, equal to 30 degree given. So based on this angle made by the same line L, angle made by the same line L with the positive direction of x-axis हम निकालेंगे, with the positive direction of x-axis measured anti-clockwise will be equal to 30 डिग्री प्लस, मतलब 30 + 90 डिग्री। ठीक है। वो कैसे हुआ वो हमने फिगर में शो कर दिया। ठीक है ना, इसका कोई रूल नहीं है, बहुत सारी चीजें इसके चैप्टर में ऐसे निकल के आएंगी जो कोई डायरेक्ट रूल या फॉर्मूला से नहीं चल रही, कॉमन सेंस से चल रही। ठीक है। 30 + 90 गिव्स मी 120 डिग्री। ठीक है। अच्छा इसको, जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसको थीटा लिया जा सकता है, उसको नहीं लिया जा सकता था, इसको लिया जा सकता है क्योंकि इंक्लिनेशन थीटा होता है। ठीक है ना। ठीक है। नाउ स्लोप ऑफ लाइन एल इक्वल टू tan थीटा, line L equal to tan थीटा बाय फॉर्मूला विच गिव्स मी tan 120 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? एक्चुअली देखो 120 डिग्री अलग अलग ना करके 90 + 30 लिखेंगे तो ही फायदा होगा ना, या फिर 180 - 60 लिखो, दोनों में से कुछ भी लिखो, आंसर तो सेम ही है। फिर क्या उसको tan A + tan B से सॉल्व करोगे? तो वो ज्यादा मुश्किल है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से इस्तेमाल करना है। देखो 90 + 30 ऐसे लिखूं मैं, सो π/2 है ये, तो π/2 से कंपैरिजन करते ये कॉट हो गया, और 90 + 30 यू आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है तो इट इज लाइक -cot 30 डिग्री।
tan पाई बाय 2 प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा जो भी इधर थीटा है, tan पाई बाय 2 प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। एक ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन ये कि इसको 180 माइनस 60 करें, उससे क्या होगा, अब tan बदलेगा नहीं लेकिन माइनस जरूर हो जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो आज भी है, तो tan और cot दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। सो इट इज लाइक -tan60, और -tan60 और -cot30 तो सेम ही होता है, कहीं से भी निकाल लो, तो -√3 आंसर। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा हथियार है, इस अच्छे से इस्तेमाल करना है, जबरदस्ती लेंदी नहीं करना है। 60 + 60 करते तो फिर क्या करते, फिर tan ऑफ a + b वाली आइडेंटिटी लगती, या फिर tan ऑफ 2a वाली लगती, ट्वाइस इंटू 60 हो गया ना। नाइनटी एंड 270 से कंपेयर करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप से वो tan cot में बदल जाएगा, और बाकी भी बदलता है, केवल tan नहीं बदलता, साइन cos में बदल जाता है, और cosec sec में बदल जाता है। कर दूं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस आर कोलिनियर। आ जाओ, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट आ गया। प्रूव नहीं करना, प्रूव नहीं करना कि ये कोलिनियर है, आपको कोलिनियरिटी गिवन है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, x की वैल्यू निकालो, दैट मींस इनमें से कहीं ना कहीं मिसिंग है, ये वाला कोऑर्डिनेट, 8th वाला आपकी बुक में नहीं है क्वेश्चन, बट दिस इज स्ट्रिक्टली द पार्ट ऑफ योर कोर्स, हाउ कैन यू ओमिट दिस। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स है ना आपके कोर्स में, है तो फिर इसको कर लेते हैं, नहीं है तो भी कर लेते हैं, ठीक है। एक्स ऐसा मिसिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट है जिसको हम यहाँ पे रखें ताकि ये 3 पॉइंट्स क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए, ठीक है। तो अभी ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं ऐसा मान लेते हैं हम, और कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, उसमें से एक्स की मिसिंग वैल्यू निकल जाएगी। सो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट क्या था बताओ, क्या। M1 = M2, उसके लिए पहले 2 लाइन सेगमेंट्स बनानी पड़ेगी, है ना, इसको एबीसी मानना पड़ेगा। चलो स्टार्ट राइटिंग, लेट द 3 पॉइंट्स बी, लेट द 3 पॉइंट्स बी, ए इसके कोऑर्डिनेट्स x, -1, बी इसके कोऑर्डिनेट्स 2, 1, एंड सी इसके कोऑर्डिनेट्स 4, 5, ठीक है। नाउ अब आप किसी को भी कॉमन ले लो जिसको आपकी इच्छा है, बी को कॉमन ले लूं मैं, तो ए बी और बी सी की स्लोप निकाल लो, अगर आप ए को कॉमन लेना चाहते हो तो बी ए और सी ए को स्लोप निकाल लो, अगर आप सी को लेना चाहते हो तो ए सी और बी सी, तो बी को ले लें हम लोग। सो नाउ स्लोप ऑफ ए बी, और उसको मार्क कर लो, दैट इज M1, दैट इज M1। एक बार के लिए फॉर्मूला लगा देंगे हम, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1, करो 1 - -1 2 - x, ऐसे ही करेंगे। 1 - -1 डिवाइड बाय 2 -x, gives me 1 - 2, 2 divided by 2 - x, fine। And next thing, slope of BC, that is M2, again y2 - y1 यानी 5 - 1 4 - 2, 5 - 1 4 - 2, तो 4/2 gives me 2। डन यहाँ तक। now it is given that now it is given that given that points ABC are collinear, ये given है, points A, B and C are collinear। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सीखा है, कोर्स में है, तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे, सीधी बात लिखेंगे, पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर गिवन है, तो स्लोप ऑफ AB एंड स्लोप ऑफ BC बराबर आएगा। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर, तो वहां से AB पैरेलल टू BC कहा जा सकता है, AB पैरेलल टू BC कहा जा सकता है, और दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल हो जाएंगे, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू
स्लोप ऑफ बी। लग दो दोनों के स्लोप्स। ए बी का स्लोप क्या निकाला ने, M1 क्या निकाला आपने, 2/2 - x, और बी सी क्या निकाला आपने, 2। इम्प्लाइज मल्टीप्लाई कराओ तो 2 से 2 ये 1 टाइम भी कट गया, सो 1 = 2 - x = 2 - 1 gives me 1 आंसर। मैच कर दो, है ही नहीं अच्छा, तो दिस वुड बी द आंसर। कोर्स में ही नहीं है, वेरी गुड, पहले ही बता देते थे। तो कोलिनियरिटी ओनली स्लोप से थोड़ा सॉल्व होती है, हो सकता है किसी और कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो रही हो, स्लोप से सॉल्व करने के लिए नहीं है। ठीक है, कोलिनियरिटी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी सॉल्व होती है बेटा। फिर हाफ नहीं आता वो एक अलग बात है, आता है क्या नहीं आता है तो सही कोर्स में। हाफ लगा भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जीरो से इक्वेट करना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लो साहब, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब की बार आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने में पाबंदी लगा दी, और आपको प्रूव करना है कि ये 4 पॉइंट्स पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। तो स्ट्रेट अवे आगे कुछ समझने से पहले मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग बने। और इन चारों को इन ऑर्डर, हमेशा ऑर्डर में मार्क करना है, मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ABCD मार्क कर दें। बोलो, A -2, -1, B 4, 0, C is 3, 3 and D is 3, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर यूज करना अलाउड होता तो पहले जब वो किस चीज को करने के लिए मना करे ना, तो सही सोचा करो वो करने को कहता तो क्या होता। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर यूज करने को कहता तो कैसे प्रूव करते कि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेलल तो खैर नहीं कर सकते, चेक कर सकते हैं, इक्वालिटी चेक कर सकते हैं। तो चारों साइड्स की लेंथ निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, और अपोजिट साइड्स का पेयर अगर इक्वल बना रहा है, दोनों बोथ पेयर इक्वल बना रहा है तो पैरेललोग्राम। एक पेयर इक्वल बना रहा है ट्रेपेजियम, नहीं ट्रेपेजियम क्यों है, उसमें पैरेलल होता है, एक पेयर नहीं बना सकता, दो ही बनाएगा। हाँ, तो रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। इफ वी हैव प्रूव्ड इट a rectangle, it has already been proved that it is a parallelogram। ठीक है, चलें आगे। हाँ, अगर रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए कहता तो पैरेललोग्राम पे नहीं छोड़ सकते। अगर पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए कह रहा है तो रेक्टेंगल पे छोड़ सकते हैं, बिकॉज ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट नॉट ऑल पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल्स। चलें आगे। अब वो तो सारी बातें गई भाड़ में, डिस्टेंस फॉर्मूला तो यूज ही नहीं करना। सो हाउ वुड यू प्रूव दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, एनी अदर वे? पैरेलल लाइंस यूजिंग द स्लोप्स। स्लोप बहुत बड़ा हथियार है, और स्लोप से ये क्वेश्चन जहां अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज करो, अच्छा इसको सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला से तो हमने डिस्कस कर लिया, सेक्शन फॉर्मूला से 10th में किया था, याद नहीं आ रहा आपको? सेक्शन फॉर्मूला से हमने इस क्वेश्चन को पैरेललोग्राम को यूज किया था क्लास 10th में 7.2 एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कैसे यूज किया था हमने उसको, हमने क्या किया था, हमने इसके डायगोनल्स बना दिए थे, एंड यूजिंग द फैक्ट दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये पार्ट इसके बराबर, ये पार्ट इसके बराबर, तो ये मिड पॉइंट है दोनों का। तो ये मिड पॉइंट पहले आप यहां से निकाल लो, फिर यहां से निकाल लो, सेम निकलना चाहिए, सेम निकल रहा है दैट मींस डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं दैट मींस इट इज अ पैरेललोग्राम। तो वो तरीका हो गया सेक्शन फार्मूला का। डिस्टेंस फार्मूला का आपने डिस्कस कर ही दिया। इन सबसे अच्छा और सबसे शानदार तरीका होगा स्लोप का। कई बार मेरी इच्छा होती है 10th में बता दूं वो तरीका, बट हाथ बंधे हुए रहते हैं, बहुत ही सरल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। व्हाट यू विल डू, यू विल फाइंड द स्लोप्स ऑफ 4 लाइंस ABBCCDAD, उनमें से M1 = M3, M2 = M4, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, दैट्स इट। ठीक है, सो लेट द 4 vertices of parallelogram ABCD, पैरेललोग्राम ABCD B, चारों को नाम दे दो जो जो भी दिया आपने, -2, -1, 4, 0, 3, 3 and -3, 2. Done. Now start finding the slope of AB, और M1, M2, M3, M4 चार नाम दे देना इनको, that is
m1। एक बार के लिए फॉर्मूला लिख दो आप, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 0 - -1 4 -2 ऐसे करेंगे। 0 - -1 4 -2 ऑन सॉल्विंग विल गेट 1/6। सही है क्या? चेक करते रहना। एंड स्लोप ऑफ BC दैट इज m2। उसके लिए 3 - 0 एंड 3 - 4 राइट। 3 - 0 3 -4 so 3 divided by -1 gives me -3 and slope of CD that is m3। उसके लिए 2 - 3 -3 -3 2 - 3 -3 -3 2 - 3 gives me -1 and it is -6 so finally it is 1/6। slope of AC फाइनली, अच्छा AC नहीं AD। AD को आप DA लिखोगे या AD लिखोगे आंसर सेम आएगा, बट आप जो लिखोगे सॉल्व भी वैसे ही करो। तो मैंने AD लिखा है तो D - A करके सॉल्व करूंगा। ठीक है ना, सिस्टम नहीं तोड़ना। M4 सो 2 - -1 एंड -3 -2 प्लस माइनस साइन का भी ध्यान देना। 2 - -1 and -3 -2 so 2 - -1 gives me 3 and -3 + 2 gives me -1 so it is -3। so you can easily see कि m1 इक्वल टू m3 और m2 इक्वल टू m4 आ चुका है। ठीक है, सो कैसे स्टेप्स लिखेंगे? हाँ सॉल्व तो हो गया। here here on analysis we get slope of AB equal to slope of AB equal to slope of CD इक्वल टू जो भी आया 1/6 एंड स्लोप ऑफ BC इक्वल टू स्लोप ऑफ AD इक्वल टू -3। इधर से रिजल्ट आएगा, इधर से इम्प्लीकेशन आएगा कि AB इज पैरेलल टू CD और इधर से इम्प्लीकेशन आएगा BC इज पैरेलल टू AD। डन। उसके बाद हम लिखेंगे सो इन क्वाड्रिलेटरल। अच्छा हमको प्रूव करना था वो पैरेललोग्राम है, तो जब तक वो पैरेललोग्राम प्रूव नहीं होता तब तक वो क्वाड्रिलेटरल तो है, तो क्वाड्रिलेटरल तो कह सकते हैं हम। सो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, जब पैरेललोग्राम प्रूव पर गलत लिखा है हमने, है ना, क्वाड्रिलेटरल लगाओ। जब हमको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो हमने तो पहली लाइन में घोषित कर दिया था पैरेललोग्राम, कर ही क्यों रहे हैं सारा। सो इन ये छोटी मोटी चीजें बोर्ड एग्जाम्स में मैटर करती है। ABCD सो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD एंड BC पैरेलल AD। ठीक है, ठीक है ना, हेंस ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD से पैरेलल, क्वाड्रिलेटरल ABCD इसे पैरेलल। पुराने साल के कॉन्सेप्ट्स हम थोड़े से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अभी जैसे ये 10th में करते तो हम लिखते हैं एंड वी नो दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल हेंस ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी से। अभी अपन ने डायरेक्ट भी लिख दिया तो अंडरस्टूड। ठीक है, क्लियर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर दूं डिलीट। हाँ जी, एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग दिस यही है आपके कोर्स में भी। देखो एक्स एक्सिस और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच का एंगल चाहिए। ठीक है, तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करेंगे अभी तो, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन आया इस रेंज का एंगल निकालने का, बट आगे चल के यूक्लिडियन ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं। देखो एंगल निकालने के लिए हमको दो लाइन का एंगल निकालने के लिए हमको दोनों का स्लोप चाहिए। यूजिंग स्लोप्स हमारे पास फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। तो हमको दोनों का स्लोप चाहिए। इस लाइन का स्लोप तो दो पॉइंट गिवन आ जाएगा y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 और x एक्सिस का स्लोप आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 0 बिकॉज x एक्सिस इज पैरेलल टू इटसेल्फ एंड एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस का स्लोप 0। कोई भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल उसका स्लोप 0, x एक्सिस खुद का पैरेलल तो है, इसका स्लोप इक्वल टू 0 और इसका स्लोप और दूसरा स्लोप 0 और उसको फिर फॉर्मूला में रखो, एंगल निकालना है ना m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1। ठीक है, तो ये तो फर्दर अप्रोच हो गई। आगे से इस एक्सरसाइज के बाद से आपको फटाफट याद रखना है बेटा x एक्सिस का स्लोप 0 है, y एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी है, जिसको कैलकुलेशन y बेसिस पे 1/0 लिख सकते हैं। y एक्सिस का स्लोप क्या है? इन्फिनिटी।
वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस का एंगल बनेगा 90 डिग्री। सो 1090 इज इन्फिनिटी। तो अगर पूछे तो इन्फिनिटी, सॉल्व करना पड़े तो इन्फिनिटी को क्या लिखेंगे हम, 1/0, जीरो का रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो अभी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अप्रोच से करो, तो उसके हिसाब से इसमें हम हमको लाइंस लिखनी पड़ेगी। वी नो दैट एक्स एक्सिस इज पैरेलल टू इटसेल्फ, या फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस विद इटसेल्फ इज 0 डिग्री, सो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू 0। ठीक है, अब उनको थोड़ा पता है कि आपको कमल सर पढ़ाते हैं, तो वो तो ही मानेंगे ना कि आपको तो सारी, यू आर सपोज टू राइट ऑल द स्टेप्स। ओके, चलो आ जाओ। तो फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग। तो फिर अगर अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाया तो फिर अंदाजे से 3, -1 का आएगा, क्वाड्रेंट बेसिस पे आपको लगाना पड़ेगा, या तो बनाओ मत। ठीक है ना। सो अगर चलो एक बार 3, -1 बताओ कहाँ आएगा, डिस्कस करते हैं उसको भी। फोर्थ क्वाड्रेंट में समवेयर अराउंड 3, -1 है, और 4, -2 कहाँ आएगा, वो भी इधर ही आएगा, इतना थोड़ा सा नीचे आएगा, दैट्स इट। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ये हो गई, और इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल पूछा, यानी कि ये एंगल आपसे पूछा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्योंकि दो लाइंस के बीच का एंगल बाय डिफॉल्ट हम एक्यूट एंगल का ही फॉर्मूला लगाते हैं, मॉडुलस लगा देते हैं, तो हमको आंसर एक्यूट ही निकल गया। कोई कहेगा सर ये भी तो बन रहा है, ये भी तो बन रहा है, लेकिन हम जो फॉर्मूला लगाते हैं मॉडुलस करके, तो उसमें एक्यूट एंगल निकल के आता है हमेशा, क्योंकि हमने उसको नेगेटिव होने नहीं दिया, हमने मॉडुलस लगा दिया। ठीक है, सो ए एंड बी मार्क कर दो इसको। ए के कोऑर्डिनेट्स 3, -1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स 4, -2। ये तो हो गई हमारी अप्रोच व्हेन वी आर यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लेन, 2D प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, एल लाइन हो गई। और लेट्स से अगर मैं यूक्लिडियन में करता, तो मैं कुछ भी नहीं करता, मैं एक्स एक्सिस ऐसे बना देता, लिख देता ये एक्स एक्सिस है, और मेरी मर्जी है वैसी लाइन खींचता, मुझे क्या पता ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, क्या होगा, मैं ऐसे ही खींच देता, कहीं पर भी ए मार्क कर देता, कहीं पर बी मार्क कर देता, सर ये एंगल निकालना है। किसको फर्क पड़ता है, अभी क्वाड्रेंट से कोई फर्क पड़ेगा क्या फॉर्मूला में। सो यू कैन यूज बोथ द फिगर्स अप्रोच, चाहे से आप ऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करो, चाहे से आप यूक्लिडियन ज्योमेट्री यूज। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे अब कैलकुलेशन बेसिस। लेट द 2 पॉइंट्स बी, लेट द 2 पॉइंट्स बी, सबसे पहले तो जो लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को मान लेते हैं हम ए एंड बी। ए 3, -1 एंड बी 4, -2, एंड स्ट्रेट अवे लेट्स फाइंड इट स्लोप। सो स्लोप ऑफ ए बी, तो इसको m1 मान लेते हैं, दैट इज m1 स्लोप ऑफ ए बी, दैट इज m1। फॉर्मूला वाइज क्या होगा, ये y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x। ठीक है, y2 - y1 करो, -2 -1 4 -3, -2 -1 4 -3, तो -2 + 1 यानी कि -1 डिवाइडेड बाय 4 - 3 1 गिव्स मी -1। तो m1 आ गया -1। चलें आगे। ऑल्सो ऑल्सो इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू 0 डिग्री होता है, अंडरस्टूड है ये। सो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस दैट इज स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस दैट इज m2 इक्वल टू 0। तो m1 तो आ गया आपका -1, और m2 आ गया आपका 0। अब दोनों लाइंस के बीच का एंगल, नाउ एंगल बिटवीन line AB and x-axis, angle between line AB and the x-axis, ठीक है ना, is given by the formula, is given by the formula, tell me the formula, modulus m1 minus m2 1 plus m1 gives me, so m1 की वैल्यू है -1, उसकी 0,
और 1 प्लस m1 की वैल्यू अगेन -1 और उसकी 0 एंड इसका मॉडुलस, तो इट गिव्स मी -1 डिवाइडेड बाय 1 का मॉडुलस, इट गिव्स मी मॉडुलस -1, इट गिव्स मी 1. So tan theta equal to 1, tan theta equal to 1 gives me theta equal to 45 degree. That's the answer. वन 135 डिग्री, यस. अब क्यों आया ऐसा आंसर? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 45 डिग्री आंसर लगाओगे तो कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि 135 बन रहा है तो 45 भी बन रहा है. उसने थोड़ा ना कहा कि मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज या मेजर्ड क्लॉकवाइज, हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर किया, हमने ये वाला एंगल निकाला है अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. उसने पीछे आंसर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का दे रखा है, तो उसने क्वेश्चन में कहा मेंशन किया है कि मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ना, तो हमारा कोई भी इसको गलत नहीं कर सकता. अब उसका आंसर 135 क्यों आया है, उसका आंसर सुनो. उसने इस लॉजिक से नहीं, उसने दूसरे लॉजिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है. कैसे किया है उसने इसको सॉल्व? उसने क्या किया, उस आपको एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए था. मुझे एक चीज बताओ, एक्स एक्सिस के साथ एंगल गिवन होता है तो स्लोप निकालते हो. तो एक्स एक्स एक्सिस से एंगल पता हो फिर से सुनो, एक्स एक्सिस से एंगल पता हो तो स्लोप निकालते हो, एक्स एक्सिस के साथ एंगल पता लगाना हो तो स्लोप पता होना चाहिए. तो उसने क्या किया, 2 पॉइंट से स्लोप निकाला और फिर टेन थीटा से स्लोप निकाला, दोनों को इक्वेट किया. तो उससे डायरेक्ट जो एंगल निकला वो एक्स एक्सिस से ही निकला, क्योंकि स्लोप की डेफिनेशन क्या है, एंगल विद एक्स एक्सिस, टेन ऑफ थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस. ठीक है, तो दूसरी अप्रोच सुनो क्या करेंगे हम, यहां तक तो करना ही पड़ेगा -1. अब इसको -1 को टेन थीटा से कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि स्लोप है भैया, स्लोप टेन थीटा होता है, जिसमें से जो थीटा निकल के आएगा वो ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल निकल के आएगा. मतलब हमने एक्स एक्सिस को एक लाइन नहीं मानी ना, हम एक्स एक्सिस को वही इज्जत दे रखी कि भैया ठीक है एक्स एक्सिस ये, इट इज नॉट ए लाइन. तो क्या कर देंगे सेकंड अप्रोच में हम, कि जो -1 आया, m1 इक्वल टू माइनस m1 भी लगाने की क्या जरूरत है, फिर तो m ही लगाओ, क्योंकि दो लाइंस तो है ही नहीं वहां पे. तो m इक्वल टू जो -1 आया ना, उसको सीधे सीधे हमने टेन थीटा से कंपेयर कर दिया. सो -1 को क्या क्या लिख सकते हैं अपन, -10 45 डिग्री इक्वल टू टेन थीटा. इसको क्या लिख सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री पाने के लिए 180 -45 डिग्री इक्वल टू टेन थीटा, विच गिव्स मी थीटा इक्वल टू 135 डिग्री. बट हमारा, अभी फिर से कह रहा हूँ, वो उसको कोई गलत नहीं कह सकता. हाँ, अगर वो मेशर एंटी क्लॉकवाइज या मेशर क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लियर करता, तो फिर हमारे वो पर्टिकुलर आंसर्स माने जाते हैं. ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सारी बातें डिस्कस हो गई. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, फाइंड द स्लोप. वेरी इजी. देखो, हमको क्या कह रहा है कि एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का डबल है. स्ट्रेट अवे लेट द स्लोप्स ऑफ द टू लाइन्स बी m1 एंड m2. लेट द स्लोप्स ऑफ टू लाइन्स बी m1 एंड m2. अब एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन का डबल है, ठीक है. नाउ, तो पहली लाइन का स्लोप m1 डबल है दूसरी लाइन के स्लोप के से, इट इज गिवन, इट इज गिवन. ठीक है, नेक्स्ट. इन दोनों, इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है, उस एंगल का जो टेन है, टेंजेंट मतलब 10 लगाते हैं उस पर, तो 1/3 आता है. यानी कि अगर इन दोनों के लाइन के बीच का एंगल थीटा माने तो टेन थीटा 1/3 है. ठीक है. लेट let the angle between the two lines, let the angle between the two lines be theta, be theta. Okay, so now tan theta, इस एंगल का tan थीटा लगाते हैं तो 1/3 आता है. ये बात भी गिवन, ये बात भी गिवन. फाइन, ठीक है. दैट इज tan थीटा की वैल्यू बता दो, मॉडुलस m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 माइनस m1 m2 की वैल्यू 1/3. थीटा की वैल्यू ये होती है जहाँ पे एंगल उनके उन दोनों के बीच का एंगल होता है थीटा. अब m1 की वैल्यू 2m2 पुट अप कर दो, m1 की वैल्यू क्या पुट अप कर दो फ्रॉम इक्वेशन, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सो m1 की वैल्यू 2m2 माइनस m2
डिवाइड बाय 1 माइनस m1 की वैल्यू अगेन 2m2, 2m2 into m2 gives me 1/3 फ्रॉम इक्वेशन 1। या तो कोई डाउट? सॉल्व करो। 2m2 माइनस m2 सिंगल m2, नीचे 1 माइनस 2m2 का स्क्वायर का मॉड्यूलस इक्वल टू 1/3। यहाँ तो कोई डाउट? अब सुनो, मॉडुलस सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक बार अंदर वाली चीज को प्लस में लेते हैं, एक बार तो दो आंसर्स आएंगे हमारे। क्या पूछा, क्या है उसने, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। तो m2 की दो वैल्यूज आएंगी, m2 की दो वैल्यूज आएंगी तो m1 की भी दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि वो उससे का तो डबल है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप से मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ दो पार्ट्स में। एक बार तो पॉजिटिव m2 डिवाइडेड बाय क्या था नीचे, 1 - 2m2, ये तो हो गया था ना, 1 - 2m2 इक्वल टू, एक बार तो पॉजिटिव 1/3, और सेकेंड केस में ले लूंगा मैं m2 डिवाइड बाय m2 का स्क्वायर है, सॉरी m2 का स्क्वायर -2m2 का स्क्वायर इक्वल टू -1/3। ठीक है, चलते हैं आगे, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। सो इट इज लाइक 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 - 2m2 स्क्वायर इक्वल टू 3m2। यहाँ से -1 से सॉल्व करूंगा तो उल्टा हो जाएगा, 2m2 स्क्वायर -1 इक्वल टू 3m2। फाइन, ठीक है, आगे बताओ कैसे सॉल्व करना चाहिए इसको। यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही आ रहा है। अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करूं तो ये अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड ऑल। m2 को x ले लो तो 1 - 2x² प्लस 3x हो गया, -3x इक्वल टू 0 हो गया। इसको क्या ले लो, अगेन m2 को x ले लो, तो इधर से भी दो रूट्स, इधर से भी, वो सारा प्रोसेस चलेगा। बट देखो, थोड़ा सा इजी कर दें, दोनों का RHS 3m2 है, तो दोनों के LHS को कंपेयर कर दो, m2 की दो वैल्यू तो चाहिए। देखो क्या होगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ से m2 की दो वैल्यूज आएंगी, यहाँ से m2 की दो वैल्यूज आएंगी, अल्टीमेटली दोनों बराबर आएंगी, हमने ज्यादा मेहनत कर ली। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, इक्वेशन 1 और 2 तो मार्क कर ही दी थी हमने, इसको इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 मार्क कर देते हैं, एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट, तो 3m2 मैच हो गया। सो 1 - 2m2 स्क्वायर इक्वल टू 2m2 स्क्वायर -1 को उधर ले जाओ तो 1 + 1 2, और -2m2 स्क्वायर इधर ले आओ तो 4m2 स्क्वायर। सो इम्प्लाइज m2 का स्क्वायर इक्वल टू 2/4, gives me 1/2। सो m2 इक्वल टू √1/2 which gives me ±1/√2। तो m2 ये है, तो m1 क्या होगा, तो m1 इक्वल टू, या फिर इसके बाद आप डायरेक्ट करो, या फिर चलो एक बार लिख लो, सो m1 इक्वल टू, m1 क्या था, ट्वाइस ऑफ m2, सो ट्वाइस ऑफ +or - 1/√2, तो √2 से √2 कट गया, तो +or - √2। ठीक है, अब एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देंगे हम नीचे, अगर प्लस का लेंगे तो प्लस का ही उधर बनेगा, और माइनस का लेंगे तो माइनस का ही उधर बनेगा, तो हम दो सेट बनाएंगे इसके। हेंस स्लोप्स ऑफ द टू गिवन लाइंस आर, स्लोप्स ऑफ द टू लाइंस आर, या तो प्लस का ले लो 1/√2 एंड √2, और या दोनों ही माइनस के ले लो 1/√2 एंड माइनस का, मैच करो। क्या आंसर आ रहा है? हाँ, और -1 और ये दो आ रहे हैं क्या, ये दोनों सेट, ये दो सेट तो आ रहे हैं क्या, बाकी दो सेट नहीं आ रहे, देखो।
पकड़ो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, चेक करो। और अगर वहां से हमको यहाँ से अगर हम दो इक्वेशंस बनाते हैं, एक बार इससे सॉल्व करो रफली। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन इसको सॉल्व कर, नेक्स्ट पेज पे आओ। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी, यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी, 1 - 2m2 स्क्वायर -3m2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बनेगी, उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इट इज लाइक 2m2 स्क्वायर +3m2 -1 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या थी, 2m2 स्क्वायर -1, एक मिनट होगा, 2m2 स्क्वायर, इसको इधर बुलाया तो -3m2 देन -1 इक्वल टू 0। क्योंकि ये भी प्लस हो गया, वो माइनस हो गया, सबके साइन चेंज कर दिया। ठीक है, चलो जी। तो यहाँ से बोलो 3m2, तो सम चाहिए आपको 3, प्रोडक्ट चाहिए -2। बोलो है क्या दो तरीके, दो ऐसे रूट्स। सम तो चाहिए 3 एंड प्रोडक्ट चाहिए आपको -2। है ही नहीं, ऐसा कोई तरीका ही नहीं। नो रियल रूट्स है यहाँ, तो यहाँ आ जाओ। अब सम चाहिए -3 और प्रोडक्ट चाहिए -2, ये फिर भी है माइनस नहीं, ये भी नहीं है। सम चाहिए, सम तो चाहिए -3 और प्रोडक्ट चाहिए -2। -2 प्रोडक्ट लाने का एक ही तरीका है, या तो 1 × -2 या -2 × 1। दैट मीन्स इसी से पहले ही गलती हो गई है कुछ ना कुछ। m1 इक्वल टू ट्वाइस m2, टेन थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला में m1 - m2, m1 की वैल्यू डाल दी हमने 2m2, m1 की वैल्यू अगेन डाल दी हमने 2m2, 2m2 - m2, एक सिंगल m2, 1 - 2m2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/3। इसको फिर खोल लिया हमने, m2 की वैल्यू आ गई 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/2, 1 - 1 0। बट ये इक्वेट तो नहीं हो रहा है। 2 का स्क्वायर होता है -1 और टेन थीटा डायरेक्ट 1/3 भी कहीं नहीं आता है। अच्छा, उस उनके आंसर्स बताना एक बार, क्या क्या है? एक मिनट, 1 and 2। हम्म हम्म हम्म। तो हर हाल में डबल तो लिया है इन्होंने,
और m1 माइनस m2 करूँ तो 1 माइनस 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2 करूँ तो 1 प्लस 2 3 -1/3 भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। और m1 माइनस m2 करूँ तो -12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 करूँ तो 1/3। यहाँ से करेंगे तो -12 3/2। यहाँ से भी -1/3 आ रहा है। तो यानी कि उनके आंसर तो करेक्ट है। फिर हम कौन सी अप्रोच मिस कर रहे हैं? इसका टेंजेंट 1/3 आ रहा है ना। अच्छा, अब एक चीज बताओ मुझे, देखो एक चीज और देख सकते हैं अपन यहाँ पे। देखो, चाहे से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, चाहे से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी इक्वल रियल रूट नहीं निकल के आ रहा। आ रहा है क्या? कहाँ तक लेके गए थे हम इस इक्वेशन को? यहाँ तक लेके गए थे, है ना। तो यहाँ से m2 की वैल्यू क्या आएगी? श्रीधराचार्य ही लगा लेते हैं। तो -b यानी -3 प्लस और माइनस b² यानी 9 -4ac, तो 4 2 8 इंटू -1, 4 2 8 इंटू -1 प्लस 8। सही है। b² यानी 3 का स्क्वायर 9 -4 इंटू 2 -8 -8 इंटू -1 प्लस 8। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 2 4। सो -3 प्लस और माइनस √17/4। यहाँ से आना m2 इक्वल टू -b यानी +3 प्लस और माइनस b² यानी वही 9 -4ac, सेम ही रहेगा। ठीक है। अब एक चीज और सोचो, हमने m1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m2 लिया, उल्टा भी तो हो सकता है कि ये इसका स्लोप इसका डबल हो। ये भी तो हो सकता है ना। रुको एक मिनट। चौथी लाइन, पांचवी लाइन में मिस्टेक है, फाइंड द मिस्टेक। और ब्लंडर मिस्टेक, मतलब सिली मिस्टेक है। फांसी लग जानी चाहिए ऐसी मिस्टेक करने के लिए। तभी तो इक्वेशन ढंग की नहीं बन रही हमारी। ठीक है ना। तो एक प्लस और एक माइनस से सोचो अब क्या क्या हो सकता है। हटाओ ये सब, फालतू हम परेशान हो रहे हैं, फॉर्मूला ही गलत लगाएंगे तो फिर फंसेंगे ही। प्लस, इधर करो प्लस, इधर भी करो प्लस, इधर भी करो प्लस, आगे चलो, इधर भी करो प्लस और इधर भी करो प्लस। अब करो इसको तो 3m2 और ये प्लस 3m2 और ये माइनस से दोनों मल्टीप्लाई आ जाएंगे, यानी ये भी माइनस, -1 इंटू माइनस, ये भी माइनस और ये -2। अब अगेन 3 और 4 से कंपेयर किया तो ये प्लस, ये माइनस। अब ये इधर आया 4 और वो उधर आया -2 हो गया, मतलब फिर भी नहीं हुआ सॉल्व। फिर से देखो, ये इधर आया 4 और वो उधर हो जाएगा -2। अच्छा, अब अलग अलग इक्वेशन से करो जरा, अब अलग अलग इक्वेशन से करो। क्या इक्वेशन बनी? यहाँ से तो क्या बनेगी? 2m2 स्क्वायर, 2m2 स्क्वायर एंड इसको -3m2, -3m2 एंड देन +1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बनेगी अभी। एंड उस वाली इक्वेशन से करो और सेकेंड इक्वेशन आ जाओ, तो ये हो जाता है, उसको उधर भेजो तो 2m2 स्क्वायर एंड +3m2 +3m2 एंड +3m2 एंड फिर -1 को भी उधर भेजें तो +1, +1 इक्वल टू 0। अब है क्या हमारे पास? दो रूट्स, प्रोडक्ट सम तो चाहिए -3, प्रोडक्ट चाहिए 2। तो -2 -1, -2 -1 यहाँ से तो 2m2 स्क्वायर -2m2 -m2 +1 इक्वल टू 0। 2m2 कॉमन, m2 -1 बचता है, -1 कॉमन तो m2
-1 बचता है इक्वल टू 0। अगेन m2 -1 बचता है और 2m2 -1 बचता है इक्वल टू 0। सो m2 की वैल्यू या तो 1 या फिर 1/2। m2 की एक दो वैल्यूज तो आई यहाँ से, यही सिमिलरली सो इसी के आगे लिख देता हूँ। सो m1 की वैल्यू क्या थी, ट्वाइस ऑफ m2। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ 1 और ट्वाइस ऑफ 1/2। ट्वाइस ऑफ 1 गिव्स मी 2 और ट्वाइस ऑफ 1/2 गिव्स मी 1। तो एक कॉम्बिनेशन तो आ गया m1 m2 का 2,1 और 1,1/2। ठीक है, अब इधर भी आओ, इधर भी दो रूट्स हैं हमारे पास इजीली। 2m2² प्लस 2m2 प्लस m2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2m2 कॉमन, 2m2 कॉमन तो m2 प्लस 1 कॉमन तो m2 प्लस 1 इक्वल टू 0। So from here m2 plus 1 common and 2m2 plus 1 बचा इक्वल टू 0। इम्प्लाइज यहाँ से m2 की वैल्यू -1 और वहां से m2 की वैल्यू -12। सो m1 क्या था, ट्वाइस m2। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ -1 और ट्वाइस ऑफ -12। इधर से आया -2 और इधर से आया -1। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉम्बिनेशन हुआ, -2, -1। अब मैच करो। हेंस द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स आर 2 and 1 और 1 and 1/2 और -2 and -1 और -1 and -12। ठीक है, डन। अच्छा जी, अब उससे क्यों नहीं सॉल्व हुआ, उससे इसलिए नहीं सॉल्व हुआ क्योंकि देखो हम 3m2 से 3m2 तभी काट सकते हैं जब इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। मैं एक बार सिखाया आपको ये कॉन्सेप्ट, सो वी विल नॉट यूज दिस कॉन्सेप्ट। इक्वेशन 3 और 4 से कंपेयर हम नहीं कर सकते क्योंकि m2 3m2 की वैल्यू 0 हो सकती है ना, स्लोप 0 तो हो ही सकता है ना। हम हमेशा उसको काट तभी सकते हैं दो इक्वेशंस में जब उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम इसके आगे ये वाली अप्रोच नहीं यूज करेंगे, हम इसके आगे अलग अलग इक्वेशन सॉल्व करने वाली ही अप्रोच को यूज करेंगे। समझ आया? तो ऑल थिंग्स क्लियर। गलती भी समझ में आ गई। देखो उनके आंसर से टेंजेंट ऑफ थीटा 1/3 आ रहा था, यानी कि 100% हमने कैलकुलेशन मिस्टेक की। तो और कोई चारा नहीं था, फिर उसको रिव्यू करने का ही चारा था, कहाँ गलती थी। चलो अब कौन सा क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज हो गई, मतलब एक ही क्वेश्चन बचा है। इस इसमें तो बहुत सारे बच्चे हैं, इसमें तो देखो। अच्छा ये नहीं है, मतलब एक ही क्वेश्चन है हमारे पास, तो खत्म करो फिर तो। 12th है इसका, है ना, ये वाली। लाइन पासेस थ्रू दिस एंड दिस, इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज m, शो दैट, ये वाला फालतू क्वेश्चन। एक लाइन इन दो पॉइंट से पास करती है, उसका स्लोप m है, तो शो करो, ये होगा। ये क्या क्वेश्चन हुआ? मैंने लाइन पासेस थ्रू पॉइंट्स, उसका स्लोप कैसे निकालते हैं? हेयर हेयर इट इज गिवन दैट, हेयर इट इज गिवन, फालतू क्वेश्चन है। हेयर इट इज गिवन दैट a line passes through the points x1 comma y1, x1 comma y1 and h comma k. So slope of line equal to formula wise y2 minus y1 divided by x2 minus x1। दैट इज, उसने कहा था इसके स्लोप को m ले लो, ले लिया हमने, y2 minus y1 यानी दिस, तो k minus y1। अच्छा x, इसमें फॉर्मूला में भी y1 है, वैसे देखा जाए तो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, फिर हम डायरेक्ट यूज करना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला में y1 यूज कर रहे हैं, पॉइंट्स में भी y1 है। k माइनस y1 h माइनस x, सीधे यूज करो, h माइनस x करो मल्टीप्लाई। सो m इंटू एच माइनस x1 इक्वल टू k माइनस y, ये प्रूव करना है।
एंड स्प्लिट। बहुत इजी था। अब वैसे तो ये क्वेश्चंस नहीं है, पर रफली एक बार देख लो, मतलब ओरली देख लो। 13 एंड 14 दो क्वेश्चन है, कैसे करोगे इसको। 3 पॉइंट्स गिवन है, शो दैट दिस। अगर ये 3 पॉइंट्स एक लाइन पे है तो ऑब्वियसली कोलिनियरिटी का पॉइंट। अच्छा, 13 एंड 14 बोथ आर बेस्ड ऑन कोलिनियरिटी, इसलिए नहीं है आपके, है ना। 14 को भी देखते हैं, 13 तो 100% कोलिनियरिटी है। अब अगर ये कोलिनियरिटी पे बेस्ड है तो कैसे सॉल्व करेंगे, अप्रोच तो बताओ, इन दोनों का स्लोप इक्वल करके। ठीक है, तो इसको कर दूं डिलीट। इसका स्लोप बताओ, b-0 यानी b डिवाइडेड बाय a-h इक्वल टू, इसका स्लोप बोलो k-b डिवाइडेड बाय माइनस। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा एक बार, माइनस a इंटू बी माइनस ए बी, के इंटू ए के, ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी अगेन, माइनस एच इंटू के माइनस एच के, एंड माइनस एच इंटू माइनस बी गिव्स मी प्लस एच बी। ठीक है, माइनस ए बी से माइनस ए बी खत्म। ठीक है, अब क्या बचा मेरे पास, इस माइनस एच के को इधर ले लो, और पहले ए के और एच बी को एक साइड ले लो, माइनस एच के को एक साइड ले लो, तो ए के प्लस एच बी गिव्स मी एच, नहीं, ए के प्लस एच बी गिव्स मी एच के। ठीक है, डिवाइडिंग बाय एच के, बोथ साइड्स बाय एच के, एच के एच के एच के, सो एच के बाय एच के 1, एच के बाय एच के 1, बोलो आ गई 5 मिनट में, एच के बाय एच के 1, के बाई के कटा तो ए बाई एच, और एच बाई एच कटा तो बी बाई के, तो ए बाई एच बी बाई के इक्वल टू, तो इजी बट बेस्ड ऑन कॉलिनियरिटी। ठीक है, 14th देखो, कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, फिगर 10.10, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी यूजिंग इन वाटोली। ये तो यार कोर्स का हिस्सा है। देखो क्या कह रहा है कि आप इस पॉपुलेशन ग्राफ को कंसीडर करो, उसमें एक्स एक्सिस में क्या गिवन है चेक करो। एक्स एक्सिस में तो ईयर्स हैं, वाई एक्सिस में पॉपुलेशन है। तो 1985 में 92 करोड़ पॉपुलेशन थी, एंड देन 1995 में 97 करोड़ हो गई। फाइन, यहाँ तक ऐसे चलते जाए तो 2010 में क्या होगी, ऐसे ही चलते जाएं तो 2010 में ये जनसंख्या कितनी होगी, मतलब 2010, 2010 कॉमा, नहीं उल्टा उल्टा लिख रहा हूँ, हाँ सही है, कॉमा व्हाट, ये क्वेश्चन मार्क का आंसर निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ये अगेन कोलिनियरिटी पे बेस्ड माना जाएगा फिर, क्योंकि 3 पॉइंट्स लेट से इसको सी मान लो, तो ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। इसने क्या कहा था, स्लोप ऑफ द, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। अच्छा, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी निकालना ये तो कोर्स का हिस्सा माना जा सकता है, लेकिन पॉपुलेशन 2010 में निकालना वो कोर्स का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। तो स्लोप ऑफ ए बी बता दो आपको, स्लोप ऑफ ए बी बताओ। 97 माइनस 92 यानी कि 5, और 1995 माइनस 1985 10, तो 1/2। सिमिलरली बीसी बताओ, स्लोप ऑफ बीसी, तो इसको एक्स ले लो, तो x माइनस 97 डिवाइडेड बाय 15, 15 साल का डिफरेंस है, एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस, वहां से x आ जाएगा, क्योंकि तीनों अगर कोलिनियर हैं तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। करो मल्टीप्लाई, 2x माइनस 2 7 14 2 9 18 119 इक्वल टू 15, 2x की वैल्यू हो गई 194 प्लस 15 199 209, तो x की वैल्यू हो गई 104 सो 4.5 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो जी, तो हो गए सारे क्वेश्चंस। कल नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे हम स्ट्रेट लाइंस का, दैट इज वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन की इक्वेशन निकालनी, कैसे कैसे हम लाइन की इक्वेशन निकालते हैं ये अपन 10th क्लास में सीख चुके हैं थोड़ा बहुत, बट अभी एडवांस तरीके से सीखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।